स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। हम लोग तैयारी कर रहे हैं पीजीटी फिजिक्स के लिए है और सभी फार्मूलों को एक निगाह में यानी ऑल फार्मूले वन ग्लांस की धारणा लेकर चल रहे हैं। तो सभी फार्मूले एक बार हम लोग देख पाएँ, इसके लिए प्रयासरत। तो आज का वीडियो 76 से आगे स्टार्ट करते हैं। कल 75 तक हम लोग क्लियर कर चुके थे, तो आज 76 में देखेंगे एक अणु की माध्य ऊर्जा अगर पूछी जाए तो कहा है इसमें, तो ये आपका आएगा E = 3/2 kT। बात करते हैं 77 पर आते हैं मीन फ्री पाथ के बारे में। माध्यमिक पथ इसको दिखाएंगे लैम्डा बार से, और लैम्डा बार की जो वैल्यू है, तीनों फॉर्मूले कई बार पूछे गए हैं, तो इनको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू एन। अगेन एम दे रखा हो एम के टर्म्स में, तो m/2 पाई अंडर रूट पाई सिग्मा स्क्वायर अपॉन रो। के टी के फॉर्म में दे रखा हो, तो यानी सिर्फ जो डिफरेंस आ रहा है वो आप देखिए, यहाँ पर 1/n, यहाँ पर m इंटू रो, और यहाँ पर के टी अपॉन रो। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। जहाँ रो की बात करें तो रो है आपका उस गैस का घनत्व, जिस गैस के अणु लगातार क्या कर रहे हैं, आपके मोशन में गति कर रहे हैं। और माध्यमिक पथ की बात की जाए तो लगातार दो उत्तरोत्तर टक्करों के बीच जो कंटिन्यूस दो टक्करें हुई, उन टक्करों के बीच जो दूरी चली गई, जैसे x1 और x2, तो इनका जो औसत माध्य निकाला जाता है वही माध्य मुक्त पथ या मीन फ्री पाथ वैल्यू कही जाती है। बात करते हैं आगे, आप 78 पे आते हैं। बॉन्डवाल्स नियतांक के बारे में आप बात करें तो सबसे पहले बॉन्डवाल्स का फॉर्मूला हम लोग आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। इसकी जो वैल्यू है P+A/V², और दाब जो गैस आदर्श गैस समीकरण था उसमें संशोधन किया गया था वंडरवाल्स के द्वारा, और रियल गैसेस के लिए समीकरण था E=nRT। रियल गैस के यानी वास्तविक गैसों के लिए समीकरण दिया गया था। आदर्श गैसों के लिए तो PV=RT है ही। तो यहाँ पर दाब में वृद्धि की गई है A/V² के साथ में, और यहाँ पर आयतन में कमी की गई है -V के साथ में। तो ये फार्मूला वंडरवाल्स इक्वेशन कहलाता है, और दिया था वंडरवाल्स ने। तो यहाँ पर जो वंडरवाल्स कांस्टेंट आपको दिखाई दे रहा है, ए के जो मान हैं उस दाब संशोधन के अकॉर्डिंग उसकी जो वैल्यू आती है PV²/n² के बराबर, और वंडरवाल्स स्मॉल बी है उसका आयतन संशोधन यानी V/n के बराबर लिया जाता है। फॉर्मूला 80 पर आते हैं। नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा। तो यहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा की हम लोगों ने बात की थी Q=m/c/ΔT के साथ में। यह भी आपको बताया था कि जो m/c अगर एक साथ ले लिया जाए तो ये आपकी मोलर विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो यहाँ पर जो लिया गया वो स्थिर दाब पर लिया गया। तो अगर इसको आप Cm से मोलर विशिष्ट ऊष्मा हो गई और ऊष्माधारिता हो गई, और अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे ले रहे हैं यानी स्थिर आयतन पे ले रहे हैं तो यहाँ पे Cv से डिनोट कर दिया। बाकी यहाँ पर जो ऊष्मा दी गई है उसे dq कह दिया, और मोलों की संख्या आपके n हो गई और साथ में dt। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू आपके पास में आई, और यहाँ से आपने Cv का जो मान निकाला, Cv हम लोग मोस्टली यूज़ किया करते हैं, तो यहाँ पर Cv और ये वैल्यू सीधी सीधी बराबर हो जाए dq/n इंटू dt एट द कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, इसी तरह से प्रेशर के लिए भी स्थिर दाब पर भी ये फॉर्मूला आप लोगों के सामने है। तो यहाँ पर 81 आपका कंप्लीट हुआ। 82 की बात करते हैं, ऊष्मागतिक नियतांक जिसको हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, और गामा को कहते हैं Cp/Cv। तो ये Cp/Cv जो रेशो है यही आपका ऊष्मागतिक नियतांक कहलाता है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग 1.41 भी इसकी वैल्यू होती है, तो 1.5 भी इसका मान होता है। तो जैसी गैसें होंगी एक परमाणु यानी मोनो एटमिक, डायटमिक और पॉली वाली, ठीक है ना, तो वहाँ पर इन सब की वैल्यूज़ के लिए वैल्यू अलग अलग होंगी। बात करें ताप प्रवणता के बारे में, टी जी का मतलब ये हुआ कि दूरी के सापेक्ष जो टेम्परेचर में परिवर्तन है वो आपकी ताप प्रवणता कहलाती है। जैसे बात की जाए किसी एक सॉलिड के बारे में, किसी ठोस है, कोई ठोस धातु की छड़ है, उसके एक सिरे को अगर आप यहाँ से गर्म कर रहे हैं तो यहाँ पर इसका टेम्परेचर θ1, यहाँ पर इसका टेम्परेचर θ2। एरिया दोनों का एक जगह एक समान, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोनों के लिए एक जैसा दे रखा है, और इस सिरे पर अगर आप इसको ऊष्मा दे रहे हैं तो ये ऊष्मा यहाँ से इसको मिल रही है Q। तो जैसे जैसे आप इस तरफ बढ़ेंगे इसके सिरे का टेम्परेचर कम होता जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर θ1 का मान ग्रेटर देन θ2 होगा। जिस सिरे को आप ऊष्मा देकर गर्म कर रहे हैं उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा जब तक कि स्थायी अवस्था, स्टेबल स्टेट वाली कंडीशन नहीं आ जाती। और स्टेबल कंडीशन में भी यही रहेगा कि हमेशा θ1 का मान θ2 से ज़्यादा होगा। हाँ, ये जरूर है कि विद रेस्पेक्ट टू टाइम फिर वो वैल्यू बढ़ेगी नहीं। ठीक है, समय के सापेक्ष टेम्परेचर जो है वो बढ़ना रुक जाएगा, यानी नियत हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम अगर इसका ऊष्मा चालकता गुणांक के माने और इसको दी गई ऊष्मा की अगर गणना करनी हो तो 84 जो ऊष्मा चालकता गुणांक है वो इसके फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करेगा, और दी गई ऊष्मा का जो मान है वो किसके बराबर होगा, उसके वैल्यू होगी K/A, और Δθ/ΔT, सॉरी ΔT नहीं, Δx लिया जाता है, या फिर उसकी लंबाई ले लीजिए। ठीक है, लंबाई भी, लेंथ भी ले सकते हैं, और dx अगर सूक्ष्म दूरी के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको दूरी को दिखा दीजिए dx से। आइदर dx की जगह पर आप l भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर θ1 - θ2/L, जिसको हम क्या कहते हैं, ताप प्रवणता कहते हैं। तो यहाँ पर ऊष्मा चालकता गुणांक के का मात्रक और डायमेंशंस वगैरह सब आप इस फॉर्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं। हमारा यहाँ पर सभी फॉर्मूले को कंप्लीट करना है, ठीक है, तो ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे। आगे नेक्स्ट फॉर्मूले पर आते हैं 85।
तो फार्मूला नंबर 85 आपके सामने ऊष्मा प्रतिरोध जिसको आप आर एच से शो करते हैं, और आर एच की जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है डेल्टा थीटा अपॉन क्यू के ऊपर। तो यहाँ केवल डेल्टा थीटा अपॉन क्यू को मानिएगा। यहाँ पर अगर थोड़ा सा आप कंपेरिजन करें v इक्वल्स टू आई आर से, ठीक है ना, v इक्वल्स टू आई आर से जब आप कंपेयर करेंगे तो r बराबर क्या मिलेगा आपको, v अपॉन आई मिलेगा। और अगर हीट की हम लोग बात कर रहे हैं तो V का काम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर अगर इसको याद करना है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। तो थीटा 1 अपॉन थीटा 2, यहाँ पर धारा बहने से प्रतिरोध के लिए क्वांटिटी मेजरमेंट किया जाता है। यहाँ पर ऊष्मा देने पर जो रेजिस्टेंस है उसका हमें मेजरमेंट करना है। तो यहाँ पर इसी तरह से अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो यहाँ पर आपका V काम कर रहा है, वहाँ पर तापांतर काम कर रहा है, वहाँ विभवांतर होता है, यहाँ पर तापांतर, यहाँ पर विद्युत धारा है, यहाँ पर ऊष्मीय धारा है, ठीक है ना। तो दोनों में एक खट्टा एक समानता है। और यहाँ पर एक फार्मूला मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूँगा कि R इक्वल्स टू जो वैल्यू आती है L अपॉन K इंटू ए के बराबर आती है, जहाँ L उससे चालक की लंबाई है, ए क्षेत्रफल है, और के आपका ऊष्मीय चालकता गुणांक है। तो इस फॉर्म में दे रखा हो तो इस फॉर्म में भी आप उसे लिख सकते हैं। कुछ फार्मूला नंबर 86 है अवशोषण गुणांक। उससे पहले एक चीज़ हम लोग आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कोई भी वस्तु है, ठीक है, यहाँ पर ये तीनों ही फॉर्मूले आपके एक ही के द्वारा मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँगा कि अगर कोई वस्तु है और उस वस्तु पर आप प्रकाश डाल रहे हैं, ठीक है, या ऊष्मा दे रहे हैं, तो होता क्या है कि दी गई ऊष्मा अगर आप मान लीजिए एमिट ऊर्जा इतनी है, तो ये ऊर्जा तीन जगह जाएगी आपकी भाई। एक जाएगी एब्जॉर्प्शन में, एक जाएगी आपके रिफ्लेक्शन में यानी परावर्तित हो जाएगी, कुछ ट्रांसमिट हो जाएगी, कुछ उसके अंदर से होकर गुजर जाएगी। तो इस तरह से दी गई ऊष्मा जो ऊर्जा हो या ऊष्मा हो, ठीक है, तो तीन जगह आपकी चली जाएगी। और ये भी है कि कोई अगर पूरी तरह से कोई भी वस्तु पूर्ण कक्षका कही जाती है तो उसके लिए a प्लस आर प्लस टी, इन तीनों की वैल्यू किसके बराबर आती है, 1 के बराबर आती है। और स्पेशल केस उसमें रहता है कि r की वैल्यू 0 हो जाती है, t की वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ पर केवल क्या हो जाता है, a इक्वल्स टू 1 हो जाता है। यानी किसी भी कृष्णकार के लिए जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी है उसके लिए एब्जॉर्प्शन पावर जो होती है वो आपका किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो यहाँ पर दी गई ऊष्मा जो भी होगी वो आपके dq है, ठीक है ना। और जो भी पार्ट उस ऊष्मा का जो भाग भी अवशोषित हो रहा है या परावर्तित होता है या पारगमित हो रहा है, वो सबको हम उसमें कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला नंबर 86 आपको इसी तरफ से इंडिकेट कर रहा है। तो एब्जॉर्प्शन जो है वो वही है कि जितना भाग टोटल ऊष्मा आपकी नीचे दे रखी है उसमें से कितना भाग उसने एब्जॉर्व कर लिया, तो उसका रेशो अवशोषण गुणांक आपका a कहलाएगा। ठीक इसी तरीके से दी गई ऊष्मा आपकी dq, जितना भाग रिफ्लेक्टेड हुआ वो आपका r कहलाएगा। इसी तरह से dq दी गई ऊष्मा और जितना भाग उसमें ट्रांसमिट हो गया, उसमें से होकर पारगमित हो गया, उसमें से होकर गुजर गया, तो वो आपका t कहलाएगा। ठीक है, मैंने बता दिया आपको a r प्लस t सब की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। 89 पर आते हैं एक वर्णीय अवशोषण क्षमता। तो एक वर्णीय अवशोषण क्षमता, एक वर्णीय में काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक वर्ण मतलब एक रंग, एक प्रकार का रंग, ठीक है ना। विबग्योर की बात करें तो उसमें 7 प्रकार के रंग हैं। तो श्वेत प्रकाश की बात करें उसमें अनंत रंग होते हैं, विजिबल हमें 7 होते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला देख लीजिए, वस्तु द्वारा अवशोषित विकिरण की मात्रा अपॉन आदर्श कक्षका द्वारा अवशोषित विकिरण की मात्रा का जो अनुपात है उसे एक वर्णीय अवशोषण क्षमता कहते हैं। उत्सर्जन क्षमता की बात करें तो उत्सर्जन क्षमता आपकी ई से दिखाई जाएगी, दी गई ऊष्मा पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम। तो ई इक्वल्स टू, ध्यान रखिए, क्यू अपॉन किसके बराबर होगा, ए इंटू टी के बराबर होगा। एरिया को आप पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसी तरह से जहाँ स्पेक्ट्रमी की बात होती है तो वहाँ पर बस लैम्डा और बढ़ जाता है भाई, ठीक है, तरंग दैर्घ्य लैम्डा और इंट्रोड्यूस हो जाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए टी और इंटू डेल्टा लैम्डा। तो काफ़ी बड़ा व्यापक क्षेत्र है हम लोगों की फिजिक्स का, तो सभी को बनता है कि सभी अच्छे से इसमें तैयारी करें। और काफ़ी हम लोग पास आ रहे हैं, ठीक है, परीक्षा के काफ़ी निकट हैं। तो सभी लोग इस तरह के जहाँ भी फॉर्मूले मिले हैं, बुक्स में से मिले हैं, उन सबको आप इकट्ठा करते जाइए, याद करते जाइए, मेमोरी में रखिए। और तैयारी पहले से होती है, काफ़ी दिनों पहले से, अभी तो केवल हमारा रिवीजन चल रहा है। तो जो लोग मेरे साथ में लगातार बने हुए हैं वो मेरे साथ ही बने रहें, और जो लोग नए हैं वो कोशिश करें, आगे आने वाले और प्रयास करें, और बना रहूँगा मैं साथ में आपके। बात करते हैं 92 के बारे में, उत्सर्जकता ई है, ठीक है। तो इसमें भी ठीक उसी तरीके से है कि पृष्ठ की उत्सर्जन क्षमता अपॉन आदर्श कक्षकण की उत्सर्जन क्षमता टोटल लिया जाएगा। ऊर्जा घनत्व की बात करते हैं तो ऊर्जा घनत्व का मतलब है कि उसके प्रति एकांक आयतन में कितनी ऊष्मा है या कितनी ऊर्जा, क्योंकि ऊष्मा भी ऊर्जा का ही रूप है, इसको स्मॉल यू से दिखाते हैं। तो यहाँ पर दी गई ऊष्मा अपॉन किसमें, प्रति एकांक आयतन में, ठीक है। आयतन में कितनी ऊर्जा है, प्रति एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा, वो आपका ऊर्जा घनत्व कहलाती है। तो उसको दिखाएंगे क्यू अपॉन वी से। 94 पर आते हैं, स्पेक्ट्रमी की बात करते हैं। तो स्पेक्ट्रमी के लिए मैंने आपको बताया सिर्फ डेल्टा लैम्डा और इंट्रोड्यूस कर दीजिए, ठीक है। डेल्टा लैम्डा और बढ़ा दिया यू के वैल्यू में, तो ये यू लैम्डा हो जाता है, ऊर्जा घनत्व को दिखाने लगता है। पर यूनिट एंगस्ट्रॉम में इसका मात्रक में और वृद्धि हो जाती है। बात करते हैं सौर नियतांक के बारे में। सौर नियतांक पूछा जाता है कई बार, ठीक है। तो सूर्य से पृथ्वी पर प्रति मिनट प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जितनी विकिरण ऊर्जा आपकी प्राप्त हो रही है वो आपकी सोलर नियतांक यानी एस को इंडिकेट करती है। फॉर्मूला ध्यान कर लीजिए कि सिग्मा टी की पावर 4 कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। बात करते हैं 96 पर आते हैं विकिरण तीव्रता के बारे में। तो किसी भी पृष्ठ पर अभिलंब दिशा में प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आपतित विकिरण ऊर्जा आपकी विकिरण तीव्रता कहलाएगी। तो इसमें भी वही है, इंटेंसिटी ऑफ
रेडिएशन, तो आई इक्वल्स टू क्यू आपकी टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया के लिए ए का भाग लगा दिया, पर सेकंड के लिए टी का भाग लगा दिया, ठीक है, समय से डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से विकिरण तीव्रता का फॉर्मूला कंप्लीट हुआ। 97 पे आते हैं ऊर्जा फ्लक्स के बारे में। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड अवलंबन गुजरने वाला फ्लक्स विकिरण ऊर्जा किसी भी क्षेत्रफल में से होकर वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या हो तो वहाँ वैद्युत फ्लक्स हो जाता है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या हो तो चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है। तो इस तरह से हर चीज़ की एक सिमिलरिटी बना दीजिए, और सिमिलरिटी को हमेशा ध्यान रखिए, फिजिक्स में सिमिलरिटी काफ़ी काम करती है। 98 में आते हैं पॉइंटिंग सदिश। पॉइंटिंग सदिश के लिए क्या है कि एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत चुंबकीय ऊर्जा की दर। तो यहाँ पर पॉइंटिंग सदिश का जो सिंबल है एस वेक्टर दिस इक्वल्स टू ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर। ई और एच क्या है आपके, ई और एच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और आज एच आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये सब वही है। बात चलते हैं 99 पर, और 99 पर हम लोग पहुँचते हैं सिग्मा स्टीफन नियतांक, यानी ई इक्वल्स टू सिग्मा टी की पावर 4। इस फॉर्मूले में बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। इसका भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि सिग्मा टी की पावर 4 में एरिया और आता है और समय और आता है, ठीक है। तो एरिया जब आपका एकांक क्षेत्रफल हो जाए, प्रति सेकंड की बात हो, तो ये दोनों इन दोनों के प्लेस पर फिर 1 हो जाता है, और केवल आपको समीकरण दिखाई देने लगती है ई इक्वल्स टू सिग्मा टी की पावर 4। वास्तव में अगर देखा जाए तो जो नीचे फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक है, ये इसका मूल रूप है, यानी क्यू इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा, सिग्मा टी की पावर 4 एज इट इज़ वही है जो मैंने भी आपको लिख के दिखाया, ए इंटू स्मॉल टी, ठीक है, देखिए वही है, ओके। और इस पर आप मान के चलिए कि 100% आपको क्वेश्चन बनना है भाई। स्टीफन कांस्टेंट वाले पॉइंट को आप नहीं छोड़ सकते। किसी वस्तु का ताप पहले से 4 गुना कर दिया जाए, या 200 था, ठीक है, तो बढ़ा दिया जाए, तो उसमें वही करेंगे आप। अगर डिग्री सेल्सियस में दे रखा हो तो उसको परम ताप यानी 203 से प्लस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कीजिएगा। 100 पर भाई सेंचुरी कर लीजिए। आज वीन नियतांक की बात कर लीजिए, वीन कांस्टेंट की बात है, तो यहाँ पर वीन का विस्थापन नियम से भी हम लोग उसको जानते हैं। तो बी इक्वल्स टू लैम्डा एम इंटू टी। तो यहाँ पर यही है कि टेम्परेचर उस किसी वस्तु का कितना होगा, और उससे उत्सर्जित तरंगदैर्घ्य का जो प्रकाश होगा वो उसके सीधे सीधे टेम्परेचर के रेसिप्रोकल होगा। टी प्रोपोर्शनल कहा जाता है 1 अपॉन लैम्डा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को उत्सर्जित करेगा, अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो कम को करेगा, अगर कम टेम्परेचर हो तो अधिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को वो उत्सर्जित करेगा। देखा हुआ कि किसी वस्तु को अगर हम गर्म करते हैं, ठीक है, लोहे को अगर गर्म कर जाए तो उसका कलर भी चेंज होने लगता है, जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है उसका रंग भी बदलने लगता है, ओके। इसी तरह से जो भी तारे वगैरह हैं, स्टार वगैरह, उनका रंग देखकर उनके टेम्परेचर की पहचान की जाती है। भाई वहाँ पर आप जाओगे थोड़े ना उसका टेम्परेचर नापने के लिए। चलिए कोई बात नहीं है। 101 पर आते हैं प्लांक नियतांक, एच पर आते हैं ई इक्वल्स टू एच न्यू, प्लांक थ्योरी, ठीक है ना, पी इक्वल्स टू एच न्यू। प्रत्येक जो प्रकाश है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, इनको हम फोटोन या क्वांटा कहते हैं। और प्रत्येक जो फोटोन होता है उसकी एनर्जी कांस्टेंट होती है, और कितनी होती है, इक्वल्स टू एच न्यू होती है। और इसको आप एच सी अपॉन लैम्डा से भी डिनोट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी चेंज कर सकते हैं, जूल में भी इसकी एनर्जी को लिख सकते हैं। तो ये रहा आपका फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। तो ये सब जानकारी इसके बारे में। 102 पर आते हैं शीतलन की दर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको तो आप बिल्कुल ना कीजिएगा, मिस ना कीजिएगा। शीतलन की दर रेट ऑफ जो कूलिंग होती है विद रेस्पेक्ट टू टाइम होती है, डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है। या फिर इसको अगर कहें तो अगर जैसे जैसे वातावरण का टेम्परेचर आपका और जो वस्तु का ताप है, वस्तु का जो टेम्परेचर है, उनके बीच का डिफरेंस अगर कम होने लगेगा तो वस्तु भी क्या होगी, आपकी धीरे धीरे ठंडी होने लगी, उसके ठंडे होने की दर बढ़ जाएगी। कहने का मतलब है कि जो गर्म पानी है वो जल्दी ठंडा होता है, और गुनगुना पानी थोड़ी देर में ठंडा होता है, ओके। तो इस पर जो क्वेश्चन मिलेगा उसे बिल्कुल ना छोड़िएगा। क्वेश्चन 100% आना है इसमें, बिल्कुल सच में आन के चलिए, 100% सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 पर हम लोग हैं रेखीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक और दाब प्रसार गुणांक। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और होना चाहिए था इसमें, तो इसमें नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं बता देता हूँ उसके बारे में। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें रेखीय प्रसार गुणांक के बारे में। तो रेखीय प्रसार गुणांक का सीधा मतलब है कि अगर कोई वस्तु है, ठीक है, और आप जैसे सभी लोग जानते हो कि जितनी भी धातुएं होती हैं उसका टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हैं तो उसकी लंबाई में भी वृद्धि होती है, आयतन में वृद्धि होने लगेगी, उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होने लगेगी। तो अगर कोई एल लंबाई की छड़ थी और आपने उसकी लंबाई एल थी, ठीक है, मान के चलिए 2 मीटर थी, और अब आपने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, यानी इसको और ताप दिया, ताप देने से इसकी लंबाई में वृद्धि हो गई। तो अब इनकी मतलब जब 2 मीटर लंबी छड़ थी तो उसकी जो लेंथ है उसमें 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई। वहीं पर अगर ये लेंथ अगर 4 मीटर होती तो इसमें जो लंबाई में जो वृद्धि है उसका मान 1 से ज़्यादा होता या नहीं होता, ठीक है ना, उससे ज़्यादा होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लंबाई में वृद्धि होती है वो उसकी प्रारंभिक लंबाई के समानुपाती, जितनी ज़्यादा लंबाई की छड़ ली जाएगी उसकी लंबाई में होने वाली वृद्धि उतनी ही अधिक होगी। ठीक इसी तरह से टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उसकी लंबाई में भी उतनी ज़्यादा वृद्धि होगी। इन दोनों को अगर कंबाइन कर लें तो डेल्टा एल दिस इज प्रोपोर्शनल टू एल इंटू डेल्टा टी के बराबर होगा। और यहाँ पर जब आप प्रोपोर्शनल चिन्ह हटा के बराबर का निशान लगाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है जिसको हम कहते हैं अल्फा। तो अल्फा इक्वल्स टू एल इंटू डेल्टा टी कहलाता है। ये अल्फा ही आपका क्या है, देखिए प्रसार गुणांक अल्फा जो 103 में आपको शो
शो हो रहा है। तो यहाँ से अगर अल्फा का मान निकालो तो जैसे देख पा रहे हैं कि अल्फा इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी आ जाता है। क्षेत्र प्रसार गुणांक की बात करते हैं तो ठीक इसी प्रकार से वहाँ पर डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा टी आता है, जहाँ पर डेल्टा ए क्षेत्रफल में वृद्धि को इंडिकेट कर रहा है और इस जो कैपिटल ए है ये प्रारंभिक क्षेत्रफल को इंडिकेट कर रहा है और डेल्टा टी जो है टेम्परेचर में इंक्रीजनेस या वृद्धि को दिखा रहा है। 104 पर आते हैं। ठीक इसी तरह से गामा की बात की है, गामा आयतन को रिप्रेजेंट करने के लिए तो आयतन में वृद्धि अपन प्रारंभिक आयतन और तापांतर में ताप में वृद्धि के दिखाता है। तो यहाँ पर दाब प्रसार गुणांक की बात करें, दाब के रूप में भी दे रखा है, तो दाब के रूप में अगर देखना चाहें तो डेल्टा पी और अपॉन पी यानी प्रेशर दाब में पर वृद्धि, प्रारंभिक दाब और तापांतर, इन तीनों में जो रिलेशन होता है अल्फा बीटा और गामा, इन तीनों का जो मान होता है 1:2:3 के इक्वल होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान से समझ लीजिए। तो अगले पर आते हैं 106 पर अपवर्तनांक n इक्वल्स टू सी अपॉन वी। तो मैंने बता दिया, इसे स्पष्ट लिख के भी दिखा रखा है कि n इक्वल्स टू सी अपॉन वी। सी मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल है और वी आपकी माध्यम में प्रकाश की चाल है। यहाँ पर प्रकाश का देख लेते हैं। वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता की बात की जाए तो इसे ओमेगा से दिखाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि एक प्रिज्म लिया जाता है और इस प्रिज्म में एक तरफ से प्रकाश की आपतित किरण कराई जाती है। ठीक है, ये आधार के समांतर होती है, फिर ये निर्गत हो जाती है। इस किरण को आगे की तरफ बढ़ाइए और जो निर्गत किरण है उसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ पर इनके बीच में एक एंगल बनता है, उसको हम कहते हैं डेल्टा। ओके, ये विक्षेपण कोण है। और अगर यही प्रकाश श्वेत प्रकाश किया जाए तो इसमें क्या होता है कि 7 प्रकाश के जो रंग हैं, 7 प्रकार के जो कलर हैं, उन प्रकाश में ये डिवाइड हो जाता है, संगम में डिवाइड हो जाता है और यहाँ पर हर एक रंग अपने लिए विचलन कोण अलग अलग आपका बनाएगा। अच्छा ठीक है, अब सबसे ज़्यादा जो विचलन होने वाला कलर है वो आपको होता है बैगनी रंग और सबसे कम जो विचलित होता है वो आता है आपका रेड कलर। इसीलिए खतरे के सिग्नल लाल रंग के बनाए जाते हैं। अब मिडिल वाला जो कलर है यानी वॉयलेट और रेड, ठीक है, ये स्टार्टिंग और आपका लास्ट वाला, इन दोनों कलर के मिडिल वाला जो कलर बोला जाता है वो बोला था पीला रंग, यानी येलो कलर को मिडिल वाला लेते हैं। तो यहाँ पर जो ओमेगा वर्ण विक्षेपण क्षमता का जो अनुपात है उसकी जो वैल्यू है वो कोणीय वर्ण विक्षेपण के बराबर होती है। थीटा इक्वल्स टू किसके, ओमेगा बराबर किसके होता है, थीटा अपॉन डेल्टा वाई के बराबर होता है। अब थीटा का जो मान है वो कैसे निकलेगा भाई, उसका मान निकलता है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर से। बहुत नॉलेज है फिजिक्स में, काफ़ी सारा मैटर होता है और ये अपॉन में डेल्टा वाई। यहीं पर अगर आप अपवर्तनांक के केस में देखना चाहें तो जैसे सभी को पता है कि डेल्टा इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, n इंटू ए माइनस 1 के बराबर होता है। ए क्या होता है, यहाँ प्रिज्म कोण है, ठीक है, n क्या है आपका अपवर्तनांक है। और आपको अगर वायलेट कलर के लिए लेना है तो ये आप v करेंगे, यहाँ भी n v करेंगे। रेड कलर के लिए करना तो यहाँ पर परिवर्तन किस में होगा, कलर में, उसके विचलन कोण में होगा और उसके अपवर्तनांक में होगा। ठीक है, अलग अलग रंगों के लिए, प्रकाश के लिए उनके अपवर्तनांक अलग अलग होंगे। ए यानी प्रिज्म कोण थोड़ी ना बदलेगा, ठीक है, तो प्रिज्म का मान नहीं बदलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ओमेगा अगर इन तीनों के मान लगा दिए जाएँ तो यहाँ पर फॉर्मूला आपको मिलता है एन वी माइनस एन आर अपॉन में एन वाई माइनस 1। तो ये भी काफ़ी अच्छा फॉर्मूला है, कई बार पूछा गया है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ज्योति फ्लक्स के ऊपर। तो किसी भी प्रकाश स्रोत से चतुर्दिक प्रति सेकंड उत्सर्जित दृश्य प्रकाश जो है ल्यूमिनेस, इसको हम बोलते हैं ज्योति फ्लक्स। पाई से रिप्रेजेंट करें। घनत्व की बात करें तो पर यूनिट एरिया से दिखा दीजिएगा कि पाई अपॉन ए। ज्योति तीव्रता की बात करें तो यहाँ पर सॉलिड एंगल ले लिया जाता है, तो सॉलिड एंगल ज्योति फ्लक्स अपॉन ठोस कोण। बात करते हैं लैंप की ज्योति दक्षता के बारे में, तो ज्योति फ्लक्स अपॉन प्रकाश स्रोत को दी गई विद्युत शक्ति के बराबर होगा। तरंग आयाम, अब यहाँ पर वेव्स स्टार्ट हो जाती हैं, तो तरंग, मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि हमको अपना टारगेट पूरा करना है। तो यहाँ पर हमारा टारगेट यही है कि पीजीटी में सभी एक फॉर्मूले एक बार आपके सामने से होकर गुजरता है। देखिए काफ़ी सारा मटेरियल होता है, केवल स्टडी आपके यहाँ पर जितने फॉर्मूले लिए मेरे द्वारा कोशिश की जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपके संपर्क में ला पाऊँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे फॉर्मूले अभी भी छूट रहे हैं। तो उसके लिए मैं एडवाइस करूँगा आपको कि जो भी आपके पास बीएससी या एमएससी की बुक्स वगैरह पढ़ी हों, उसमें जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हों उनको 100% आप करके जाइएगा। और साथ ही साथ मैंने पहले भी बताया था कि 12th क्लास में, ठीक है ना, पीछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जो श्रृंखला दे रखी होती है उनको भी आप ज़रूर कर लेना, ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। बात करते हैं जो लैंप की ज्योति दक्षता के बारे में। तो ज्योति दक्षता ज्योति फ्लक्स अपॉन प्रकाश स्रोत को दी गई विद्युत शक्ति। तरंग आयाम पर आ गए थे, तो कंपन करते हुए कोई भी कण हो, जैसे अगर हम बात करें एक सरल लोलक सिंपल पेंडुलम के बारे में बात करते हैं, तो किसी भी दृढ़ आधार से जब एक लंबाई में ना बढ़ने वाली किसी डोरी के एक सिरे से किसी ठोस गोले को बांधकर लटका दिया जाए, उसको थोड़ा सा आयाम देकर 15 डिग्री से 10 डिग्री के बीच का आयाम देकर छोड़ दिया जाए, तो क्या होता है, ये अपनी माध्य स्थिति के दोनों तरफ दोलन करने लगता है। ठीक है, आयाम की जो बात करें तो अपनी माध्य स्थिति यानी मिडिल वाली जो स्टेट है उससे एक तरफ जितना ये गया वो उसका आयाम कहलाता है। तो कंपन की माध्य स्थिति के एक और किया गया अधिकतम विस्थापन, वो आपका आयाम कहलाता है। तरंग का आवर्त काल आ जाइए, तो अब यहाँ पर भी काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, इसको भी समझ लीजिए कि जो वस्तु दोलन कर रही है, जैसे अभी हमने डायग्राम बनाया था उसमें देखा था कि वस्तु अपनी माध्य स्थिति के एक तरफ गई और फिर वहाँ से लौटी, फिर माध्य स्थिति पर फिर दूसरी तरफ गई और फिर ये आई, तब यहाँ पर इसकी एक कंप्लीट साइकिल यहाँ पूरी होती है।
ठीक है ना। यहाँ पर एक दोलन इसका कंप्लीट होता है और ये कहा जाता है कि अब इसको जितना समय लगा, यानी यहाँ से वापस अपनी मूल अवस्था या माध्य अवस्था में आने में जितना समय लगा, उसको हम कहते हैं कैपिटल टी यानी आवर्तकाल। और इसका जो अपोजिट है, यानी 1 सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या को हम आवृत्ति कह देते हैं, उसको दिखाते थे n से। n और t एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, n = 1/t होता है। डायमेंशन की बात करें तो t-1 हो जाएगा या सेकंड इनवर्स हो जाएगा, या फिर इसका स्पेशल मात्रक आप सभी ने पढ़ सका हर्ट्स होता है, ठीक है ना, हर्ट्स होता है। तो ये था आपकी आवृत्ति। बात करते हैं 115 पर तरंगदैर्घ्य लैम्डा पर आते हैं। तो तरंगदैर्घ्य समान कला में कंपन करने वाले तो निकटतम कणों के मध्य की दूरी या एक आवर्तकाल में चली गई दूरी आपकी तरंगदैर्घ्य कहलाएगी, लैम्डा से दिखा लेंगे, ओके ना। तो इस तरह से ये आपके 115 क्वेश्चन इस वाले वीडियो में मैं कंप्लीट करता हूँ। नेक्स्ट वाली वीडियो में बहुत जल्दी मिलता हूँ 116 से स्टार्ट करते हुए। बने रहिए इसी तरह मेरे साथ में, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।